मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं। स्क्रीन पे कुछ आवश्यक सूचना भी उससे संबंधित है, जैसे यूपीपी 2022 का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, एंट्री नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। एंट्री नंबर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस नंबर से व्हाट्सएप करने पर आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। नंबर है 6386425554 है। और स्टार्ट जो ये हुआ है वो 28 मई से हुआ है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, और ऑफर प्राइस है 999 रुपया। दूसरी बात, टीजीटी पीजीटी एलटी यूजीसी नेट जीआरएफ डी ट्रिपल एसबी का नया बैच प्रारंभ है। एंट्री नंबर है 8299003391 और ऑफर प्राइस है 2499 और 10 मई से मित्रों ये स्टार्ट हो चुका है। अब देखिएगा, सुपर टेट 2022 का नया बैच मित्रों 7 मई से प्रारंभ है और एंट्री नंबर है 6388441154। किसी भी बैच के बारे में मित्रों यदि आपको जानकारी प्राप्त करना है तो स्क्रीन पे दो नंबर आपको दिख रहे हैं, 6306967730 पहला नंबर है और दूसरा है 6306919521। किसी भी नंबर पे आप चाहें तो इंक्वायरी किसी भी तरीके की ले सकते हैं। मित्रों, तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे हम लोग और शुरुआत करेंगे अपने टीजीटी पीजीटी की क्लास की तरफ चलेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत, माउंटेन जिसे बोलते हैं, पर्वत का टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा। मित्रों, बहुत शानदार तरीके से मजा आ जाएगा। देखिएगा, आज हम लोग पर्वत की शुरुआत करते हैं। चलिए, शुरुआत होगी पर्वत की और जबरदस्त तरीके से शुरुआत होगी। उम्मीद है जैसा पर्वत पढ़ाया जाएगा वैसा पर्वत आप नहीं पढ़े होंगे। यूट्यूब पे पहली बार जबरदस्त तरीके से पर्वत की शुरुआत है, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पर्वत क्या है। सबसे पहले पर्वत की बात होगी कि पर्वत क्या है। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत को इंग्लिश में मित्रों माउंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। पर्वत माउंटेन बोलते हैं। पर्वत का मतलब क्या होता है? माउंटेन। माउंटेन कहते हैं। अब समझिएगा, पर्वत होता क्या है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर यह पर्वत का विस्तार है। मित्रों, इनकी भी बात होगी यहां पर। तो समस्त भूपटल की अगर हम बात कर लें, पूरी पृथ्वी की बात कर लें, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की बात कर लें अगर, तो पृथ्वी के समस्त क्षेत्र पर मित्रों लगभग 26% भाग पर पर्वत का विस्तार है। सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, संपूर्ण भूपृष्ठ पर 26% भाग, संपूर्ण भूपृष्ठ पर 26% भाग पर पर्वत का विस्तार है। पर्वत एवं, इसमें देखिए पर्वत और पहाड़ी दोनों आ जाती है। पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। एक बात याद रखिएगा कि जो भी पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन क्लास के मूड की तरह से, जैसे आप चाहें तो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक एक पॉइंट पर गहराई से बात की जाएगी। मैंने पहला ही फैक्ट आपको दिया कि पूरे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। तो पर्वत एवं पहाड़ी का जो विस्तार है मित्रों 26% भाग पर, भूपटल के 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है मित्रों। और यह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाला स्थलाकृति है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, प्राथमिक होता है, द्वितीय होता है। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीय में जो है पर्वत पठार ये सब आते हैं। तो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच इसे कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट, यह द्वितीय प्रकार के उच्चावच की श्रेणी में आता है।
द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आता है मित्रों। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पर्वत होता क्या है, पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं। पर्वत, पहाड़ी, चोटी तीनों साथ में चलेगी मित्रों, और हम लोग क्रमबद्ध एक एक बात को लेकर के चलेंगे। पर्वत कहते किसको है, यहां पे दो साक्ष्य मैं आपको दूंगा। अधिकतर भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि जो नजदीकी स्थल होते हैं, जो नजदीकी स्थल होते हैं उनसे 1000 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र, 1000 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र। फैक्ट नंबर तीसरा समझिएगा, 1000 मीटर स्थानीय क्षेत्रों से वह स्थलाकृति जो 1000 मीटर क्या हो, 1000 मीटर ऊंची हो, जिसका शीर्ष कैसा हो, जिसका शीर्ष शंक्वाकार हो, जिसके ढाल जो हो तीव्र हो, ढाल क्या हो, तीव्र हो, जिसके ढाल क्या हो, तीव्र हो, अर्थात शिखर संकुचित हो। ढाल तीव्र का मतलब क्या होता है, शिखर संकुचित हो, शिखर क्या हो, संकुचित हो, शिखर संकुचित हो, ऐसे भाग को पर्वत कहा जाता है मित्रों। ऐसे भाग को क्या बोलते हैं, पर्वत कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सविंदर सिंह ने जो ये 1000 डाटा मैंने आपको दिया, 1000 मीटर से ऊंचा हो, उन्होंने 500 मीटर भी मान लिया है। क्या माना है, तो ये बात याद रखना है मित्रों कि सविंदर सिंह जी की अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उन्होंने इस डाटा को 500 माना है। कितना, सविंद्र सर के आधार पर, सविंद्र सर के आधार पर जो ये डाटा है यह 500 मीटर ऊंचा के क्षेत्र को भी बोल दिए। कहे कि अगर 500 मीटर भी होगा तब भी पर्वत होगा, लेकिन स्रोत किसका है, सविंद्र सर के भौतिक भूगोल का है। किसका है, भौतिक भूगोल का। भौतिक भूगोल की किताब में ऐसा स्रोत दिया हुआ है। यह भी बात सही है, लेकिन यह भी बात गलत नहीं है। दोनों फैक्ट आपको मिलेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको यह बात समझ में आ रही होगी कि ऐसी बातें किताबों में लिखी हुई हैं। और चूंकि ये ऐसा नोट्स बन रहा है मित्रों कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, DSSS भी किसी भी एग्जाम में आप चाहे पर्वत से सवाल अगर बन गया तो इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। ये गारंटी मैं आपको देकर के ये टॉपिक आज पढ़ा रहा हूं। तो इस बात को याद रखिएगा। यहां पर हमने क्या बताया कि संपूर्ण भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है, 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। पहली बात। दूसरी, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी बात, स्थानीय क्षेत्रों से जो 1000 मीटर ऊंचा हो और जिसका शीर्ष शंक्वाकार हो और जिसके ढाल कैसे हो, तीव्र हो या शिखर संकुचित हो, ऐसे भाग को पर्वत कहा जाता है। ऐसे भाग को पर्वत कहा जाता है। लेकिन पर्वत के कई रूप देखे गए हैं, पर्वत के कई रूप देखे गए, जैसे पर्वत कटक जिसको माउंटेन रिज्ड बोलते हैं, जैसे पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज बोला जाता है, जैसे पर्वत श्रृंखला माउंटेन चेन कहते हैं, जैसे पर्वत तंत्र माउंटेन सिस्टम कहते हैं, जैसे कार्डिलेरा या पर्वत समूह। तो ये सब क्या है, पर्वत के कई रूप होते हैं मित्रों। इन रूपों को भी हमें बात करना है, एक एक बात क्रम से लेकर के चलना है, इस पर ध्यान दें। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर जो छात्र हमारी वीडियो देखता है उसको इस तरीके से नोट्स बनाना पड़ेगा टीजीटी पीएचडी ज्योग्राफी के लिए। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, पर्वत के कई रूप देखे गए हैं, उन रूपों की बात करते हैं। पर्वत के कई रूप देखे जाते हैं, जिनमें कुछ रूपों की चर्चा हम लोग यहां करते हैं। जैसे समझिएगा, चल तो यहां पे कई रूप देखे जाते हैं मित्रों। यहां पे देखिएगा पर्वत के कई रूप, जैसे पर्वत कटक, दूसरा पर्वत श्रृंखला,
पर्वत तंत्र, पर्वत समूह। पर्वत समूह को ही कार्डिलेरा बोलते हैं, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा कहते हैं, है ना। 3-4 पर्वत कटक हो गया, पर्वत श्रृंखला हो गया, पर्वत तंत्र हो गया, पर्वत समूह हो गया और पर्वत श्रेणी हो गया। ये 4 जो है, 5 जो है, ये हमारे रूप हैं पर्वत श्रेणी हो गए। हम इन्हीं की बात क्रमशः करेंगे। क्या होता है सब पे ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, हाँ एक चीज और, जो पर्वत कटक होते हैं इनको माउंटेन रिज्ड बोलते हैं। माउंटेन रिज्ड का मतलब क्या होता है? रिज्ड का मतलब होता है कि संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के, संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को पर्वत कटक कहा जाता है। ऊंची एवं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ऊंची एवं संकीर्ण पहाड़ियों के, संकीर्ण पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को कटक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कटक बोलते हैं, कटक कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्रमबद्ध स्वरूप को ऊंची एवं संकीर्ण पहाड़ियों के ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को कटक कहते हैं। तो ये तो कटक की परिभाषा हो गई। और अटलांटिक महासागर में आप एक पर्वत कटक देखे भी हैं, ये स्थल पर भी होते हैं, सागर में भी होते हैं, दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। तो यहां पर ध्यान देना। अब देखिएगा पर्वत श्रृंखला क्या होता है। श्रृंखला का मतलब होता है रेंज, श्रृंखला मतलब रेंज, और श्रृंखला मतलब जो होता है पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है चेन। पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला मतलब होगा चेन, इसको माउंटेन चेन बोलते हैं, माउंटेन चेन बोलते हैं, माउंटेन चेन, ठीक है ना। माउंटेन चेन के नाम से इसे जाना जाता है। तो चेन क्या होती है इसको देखिए, विभिन्न युगों में, विभिन्न कालों में, विभिन्न समय में लंबे एवं सकरे पर्वतों का जो समानांतर विस्तार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं। समानांतर विस्तार की बात करता है। जैसे अपलेशियन, जैसे कौन सा है? अपलेशियन। जैसे कौन सा है? रॉकीज। जैसे कौन सा है? अपलेशियन, रॉकीज। और जितने भी पर्वतमाला हैं इनमें 2 का नाम याद रखिए, जैसे अपलेशियन है, अपलेशियन पर्वत, और रॉकी पर्वत, है ना। ये किसकी परिभाषा है? ये किसके उदाहरण है? ये पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। यदि हम बात करें कि पर्वत श्रेणी क्या होती है, तो पर्वत श्रेणी का मतलब, इसमें तो मैंने बताया कि कई युगों में, कई कालों में। श्रृंखला का मतलब क्या मैंने बताया? लंबे समय, लंबे समय का मतलब विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं सक्रिय पर्वतों का समानांतर रूप जो था वो क्या कहलाए? पर्वत श्रृंखला कहलाए। लेकिन हम यहीं पर पर्वत श्रृंखला के साथ साथ पर्वत श्रेणी भी आपको बताते हैं कि माउंटेन रेंज क्या होता है। जो माउंटेन रेंज होता है, MOUNTAIN, माउंटेन रेंज जो होता है, जो माउंटेन रेंज होता है, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है हिमालय पर्वत या हिमालय श्रेणी। आप देखते होंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उस पर श्रेणी लिखा होता है। तो याद रखिएगा पर्वत श्रेणी है, ये एक कालक्रम में है, ये कई मतलब कई युगों, कई कालों की बात करता है, लेकिन ये क्या करता है? एक ही काल में निर्मित, ये एक काल में निर्मित है। याद रखिएगा, एक काल में निर्मित, एक काल में निर्मित, जिसमें कई कटक हों, जिसमें कई चोटियां हों, जिसमें कई कटक हों, जिसमें कई चोटियां हों, कई घाटियां सम्मिलित हों, ऐसे पर्वत श्रृंखला, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र को पर्वत श्रेणी कहते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं। और पर्वत श्रृंखला में अंतर क्या होता है? जो एक से अधिक कालों में निर्मित हो, एक से अधिक कालों में निर्मित हो, और ये जो है एक ही काल में निर्मित हो, तो इसको हम माउंटेन श्रेणी कहते हैं और इसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पर्वत तंत्र क्या होता है। पर्वत तंत्र किसे बोलेंगे? तंत्र का मतलब ना माउंटेन सिस्टम, सिस्टम की बात। विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह होता है। श्रेणी क्या होता है? तंत्र क्या होता है? विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह होता है तंत्र। माउंटेन सिस्टम बोलते हैं इसको, माउंटेन सिस्टम बोलते हैं, तंत्र बोलेंगे। माउंटेन सिस्टम मतलब, माउंटेन सिस्टम का मतलब होता है कि विभिन्न तंत्र, विभिन्न मतलब विभिन्न पर्वत श्रेणियों का
समूह होता है, विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह होता है। इसमें एक ही युग में निर्मित पर्वतों का एक ही युग में निर्मित पर्वत श्रेणियां शामिल किया जाता है, जैसे अपलेशियन पर्वत। इसके उदाहरण पर्वत तंत्र का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत किसका उदाहरण होगा? अपलेशियन पर्वत उदाहरण होगा पर्वत तंत्र का। अब देखिएगा, समूह या कार्डिलेरा किसे कहते हैं? जब विभिन्न युगों की निर्मित पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटियां, पर्वत तंत्र एक साथ बिना किसी क्रम के विस्तृत हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिलेरा बोलते हैं। सभी क्रमों को एक साथ मिला दिया जाए, सभी क्रमों को, सभी कालों के पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी जब एक साथ मिलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्वत कार्डिलेरा बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? पर्वत कार्डिलेरा बोलते हैं। इसको याद रखना, पर्वत कार्डिलेरा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पे पर्वत कार्डिलेरा हो गया। अब अपलेशियन पर्वत जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपलेशियन जो है इसका पर्वत तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? अपलेशियन है। और विभिन्न पर्वत तंत्र में जैसे आप प्रशांत कार्डिलेरा की बात कर लीजिए उदाहरण के रूप में। प्रशांत कार्डिलेरा कौन सा होगा? प्रशांत कार्डिलेरा इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा होगा? प्रशांत कार्डिलेरा होगा। जो कार्डिलेरा का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, प्रशांत कार्डिलेरा कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये तो हमारे रूप हो गए किसके? पर्वत के कई रूप देखे जाते हैं, पर्वत कटक, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, पर्वत समूह, पर्वत श्रेणी के रूप में। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? अगली स्लाइड में देखते हैं इसको। अब अगली स्लाइड में देखिएगा पर्वत के प्रकार। पर्वत के प्रकार की अगर हम बात करें, पर्वत कितने प्रकार के हैं, तो सबसे पहले हम पर्वत को 3 रूपों में विभाजित कर लेंगे। पर्वत कितने भागों में विभाजित होगा? 3 रूपों में। पर्वत के जो प्रकार होंगे वो कितने रूप में? एक स्थिति के आधार पर, पहला स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, निर्माण क्रिया के आधार पर, निर्माण क्रिया के आधार पर, पहला स्थिति के आधार पर, दूसरा निर्माण प्रक्रिया या क्रिया के आधार पर, दूसरा पर्वत निर्माण कारी घटना के आधार पर, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। अब समझिएगा, जो स्थिति के आधार पर पर्वत की बात कही गई है यह 2 भागों में विभाजित होगी। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं उसको भी देखते हैं हम। स्थिति के आधार पर ये 2 भागों में विभाजित है। अब जैसे स्थल स्थित पर्वत, पहला स्थल स्थित पर्वत है और समुद्र स्थित पर्वत है। 2 प्रकार के पर्वत है, पहला स्थल स्थित है और दूसरा है समुद्र स्थित। एक स्थल में स्थित है, दूसरा समुद्र में स्थित। जो स्थल है वह तटीय और आंतरिक 2 भागों में विभाजित होगा। स्थल कितने भागों में? तटीय और आंतरिक 2 भागों में। तटीय पर्वत और आंतरिक पर्वत। अब देखिएगा, तटीय पर्वत कौन सा होता है? जो स्थल के तट पर स्थित होता है, जो सागर और तट के तट पर स्थित होता है, उसको हम तटीय पर्वत, जैसे राकीज हो गया, अपलेशियन हो गया, एंडीज हो गया, ये किसके उदाहरण हैं? ये तटीय पर्वत के हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब उदाहरण ही काम करेगा। जैसे राकीज, एंडीज, अपलेशियन, तो ये किसके उदाहरण हैं? ये तटीय पर्वत के हैं। अगर हम आंतरिक पर्वत की बात करें, आंतरिक पर्वत में कौन कौन से पर्वत? जैसे यूराल पर्वत, उधर से एशिया है, इधर से यूरोप है, दोनों के बीच में कहां पे है?
आंतरिक पर्वत के अंतर्गत आता है। स्थल दो भागों में विभाजित है, पहला तटीय और दूसरा आंतरिक पर्वत। आंतरिक पर्वत, तो आंतरिक पर्वत में कौन सा है, जैसे यूराल आ गया, जैसे वासजस आ गया, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट आ गया, जैसे कुल्लुनसान आ गया, जैसे नानसान आ गया। देख लेते हैं इसको भी। तो वे पर्वतीय क्षेत्र जो तटों पर स्थित नहीं है और महाद्वीपों के मध्य भाग या आंतरिक भाग में स्थित है, उनकी बात आती है। तो कौन कौन से पर्वत आते हैं यहाँ पे, उनके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे एटलस पर्वत, जैसे वासजस पर्वत, जैसे यूराल पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे कुल्लुनसान पर्वत, कुल्लुनसान पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो पूरा आपको बहुत सारा पर्वत मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत भी इसी के अंतर्गत आता है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। हिमालय को भी लिख देता हूं, हिमालय पर्वत भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछा जाए आंतरिक पर्वत के उदाहरण उनमें से कौन से हैं, तो जब तक आप भूगोल का एक एक पर्वत मैपिंग के द्वारा नहीं करेंगे, ये सब बार बार आपको करने की जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको करना है। अगर टीजीटी पीएचडी निकालना है तो उनको बार बार पढ़ना है। तटीय पर्वत, जैसे आप राकीस पर्वत की बात हो गई, अपलेशियन पर्वत की बात हो गई, है ना, जैसे एंडीज पर्वत की बात हो गई, जो तटीय क्षेत्रों पर है। जैसे पश्चिमी घाट हो गए, पश्चिमी घाट के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, पूर्वी घाट के जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं भारत में, तो इस तरीके से जितने भी पर्वतीय क्षेत्र वो हैं जो तट पर स्थित है, उनको तटीय बोलते हैं। जो आंतरिक भाग में, उनको हम आंतरिक पर्वत कहते हैं। आप देखिए, ये तो स्थिति के आधार पर दो प्रकार आपने देखा है। यहाँ पे स्थिति के आधार पर दो भाग देखा। अब हम बात किसकी करेंगे, पर्वत जो दूसरा निर्माण प्रक्रिया, जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया का मतलब अभी आपको बताते हैं। निर्माण प्रक्रिया के, यहाँ पे निर्माण क्रिया या प्रक्रिया, बात एक ही है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो पर्वत हैं उनका हम प्रकार देखते हैं। जैसे बलित पर्वत आते हैं, जैसे ब्लैक पर्वत आते हैं, जैसे मिश्रित पर्वत आते हैं, बहुत सारे पर्वत आते हैं, 5-6 प्रकार हैं, उनकी भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे देखिएगा वलित पर्वत, वलित पर्वत का नाम आप जानते ही होंगे कि वलित पर्वत क्या होता है, इसी को हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। वलित पर्वत को क्या बोला जाता है, फोल्ड माउंटेन। तो वलित पर्वत हो गया। ब्लैक पर्वत दूसरा कौन सा बनेगा, ब्लैक पर्वत। जो इसके भी प्रकार हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो पर्वत का विभाजन हुआ है मित्रों, पहला वलित पर्वत, दूसरा ब्लैक पर्वत, तीसरा मिश्रित पर्वत, मिश्रित पर्वत है ना, तीसरा कौन सा है, मिश्रित पर्वत। चौथा कौन सा है, गुंबदाकार पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, संग्रहित पर्वत। तो ये हमारे क्या है, पर्वतों के रूप हैं। तो हम इन पर्वतों को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पर्वत है, इनको भी याद रखना है। अब उसके बाद देखिएगा पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर कौन कौन सा है। जैसे समझिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इससे भी आपके टीजीटी पीएचडी में सवाल बने हैं, तो उनको भी ध्यान देना है। जैसे समझिएगा प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग पहला है, प्री कैम्ब्रियन युग। क्योंकि आपको पता है कि जो प्री कैम्ब्रियन युग है उसके बाद आएगा कैम्ब्रियन युग को ही चर्नियन भी बोला जाता है। इसी का एक नाम क्या है, चर्नियन। याद हो जाए अच्छे से कैम्ब्रियन, इसीलिए इसको चर्नियन के नाम से भी जाना जाता है इसी को। फिर इसके बाद जो कैम्ब्रियन के बाद कैलोडेनियन आता है, फिर हर्शियन आता है, हर्शियन के बाद अल्पाइन आता है। तो ये 4 क्रम है, इनमें पर्वतों का विस्तार हुआ है। तो लास्ट में सबसे अल्पाइन आया है। तो प्री कैम्ब्रियन, कैलोडोनियन, दूसरा कौन सा है, कैलोडोनियन, तीसरा कौन सा है, हर्शियन है, और चौथा अल्पाइन है। हर्शियन युग, हर्शियन, उसके बाद चौथा है अल्पाइन। तो हम इनके उदाहरण और इनका अर्थ भी आपको बताएंगे, कौन कौन सा समय होगा। एक एक को बारी बारी से बात करते हैं।
यहां पर मित्रों इनकी बात हो चुकी है स्थिति के आधार पर। अब हम बात किसकी करेंगे? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का प्रकार। वलित पर्वत किसे कहते हैं, इसके उदाहरण कौन से होंगे, वलित पर्वत क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब चलिए अगले उसमें, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे पर्वत के प्रकार हो गए, अब हम लोग बात करेंगे वलित पर्वत की। अर्थात निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत की बात करते हैं कि पर्वत, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत की बात करते हैं। और सबसे पहले पर्वत की बात करते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत की बात करते हैं कि वलित पर्वत होता क्या है। सब फोल्ड माउंटेन इसे बोलते हैं, वलित पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वलित पर्वत की बात होगी कि वलित पर्वत किसे कहा जाता है। तो देखिएगा वलित पर्वत, वह पर्वत श्रृंखला, वलित पर्वत का मतलब समझिएगा कि वह पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण, मित्रों वलित पर्वत किसे कहते हैं, इसको पहले समझना है कि वलित पर्वत है क्या। वलित पर्वत किसे कहते हैं? निर्माण प्रक्रिया का मतलब कि वे पर्वत श्रृंखला जिनका निर्माण होते समय उनमें वलन पड़ जाए, मोड़ पड़ जाए। ऐसे ही मोड़दार क्षेत्रों को वलित पर्वत कहा जाता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम लोग इस विशेषता पर भी बात करेंगे। अर्थात क्या है वलित पर्वत, इसे समझिएगा। इनका जो निर्माण होता है वह संपीड़न बल या खिंचाव बल या ज्वालामुखी उद्गार या अपर्दन के प्रभाव से ही होता है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं वलित पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में मोड़ पड़ जाता है, जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में मोड़ पड़ जाता है तो उसे हम वलित पर्वत कहते हैं। और यह विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे लंबे पर्वत, सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत पर्वत होते हैं। वलित पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो ये होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबी दूरी तक फैले होते हैं। और इनका विस्तार प्राय हर महाद्वीप में आपको मिलेगा, चाहे किसी भी महाद्वीप में आप चले जाइए। जैसे आप एशिया महाद्वीप में जाते हैं तो हिमालय पर्वत, एशिया में जाएंगे तो कौन सा? हिमालय। अल्पाइन पर्वत समूह, चले जाइए उत्तरी अमेरिका में तो आपको उत्तरी अमेरिका में रॉकीज के नाम से, अफ्रीका में चले जाइए आल्प्स के नाम से। तो ये जितने भी पर्वत हैं, दक्षिणी अमेरिका में चले जाइए एंडीज के नाम से, एशिया यूरोप के बीच में चले जाइए तो यूराल के नाम से, है ना। और इनकी अगर हम चोटी की बात कर दें तो आप हिमालय के बारे में जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। यह कैसा है? वलित पर्वत का उदाहरण है। आल्प्स पर्वत की बात करिए, माउंट ब्लैंक आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है यूरोप में। यदि रॉकी की बात करिए तो रॉकी की भी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। यदि आप एंडीज की बात करिए तो एंडीज की सर्वोच्च चोटी अकांकागुआ है। यदि आप यूराल की बात करिए तो गौरा नैरोनाया है। अगर आप अपलेशियन की बात करें तो माउंट मिचेल है। तो ये जो है इनकी ऊंची चोटियां हैं। तो जितने भी वलित पर्वत हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी चोटियां बहुत ऊंची तक होती हैं, बहुत लंबे क्षेत्र तक फैला होता है, बहुत विस्तार होता है। तो ये सब जो है इस पर्वत श्रृंखला के क्या होते हैं? विशेषताएं होती हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा जब चट्टानों में क्या पड़ जाए? वलन पड़ जाए। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में वलन पड़ जाए तो ऐसे पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत कहा जाता है, ऐसे पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे मित्रों? तो इसको वलित पर्वत कहा जाता है। अब समझिएगा, जैसे हिमालय पर्वत, मैं एक तरफ पर्वत लिख देता हूं और एक तरफ उसकी चोटियां लिख देता हूं ताकि एकदम चीजें क्लियर रहे।
जैसे हिमालय पर्वत, ध्यान दीजिएगा, जैसे कौन सी पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है? जैसे हिमालय पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। जैसे आल्पस पर्वत, माउंट ब्लैंक, आल्पस, माउंट ब्लैंक। जैसे एंडीज पर्वत, जैसे एंडीज पर्वत, अगर हम एंडीज की बात करते हैं, एंडीज की सर्वोच्च चोटी आकांका गुहा है, एकांका गुहा, एंडीज पर्वत। जैसे रॉकीज पर्वत, राकीज पर्वत, अगर हम राकीज पर्वत की बात करें तो राकीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? राकीज की कौन सी होगी? माउंट एल्बर्ट। कौन सी होगी? माउंट एल्बर्ट, याद रखना। माउंट एल्बर्ट होगी राकीज की, और अपलेशियन की होगी माउंट मिचेल। अपलेशियन की कौन सी ऊंची चोटी है? अपलेशियन, अपलेशियन की होगी माउंट मिचेल, माउंट मिचेल। अब देखिएगा, ये सब जो है अगर पूछा जाए कहां स्थित है तो ये भी बात देख लीजिए। यहां पे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत एशिया में, आल्पस पर्वत यूरोप में, एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका, राकी जो है उत्तरी अमेरिका में। तो कहने का मतलब मेरा क्या है मित्रों, कि जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हिमालय हो, आल्पस हो, एंडीज हो, राकीज हो, अपलेशियन हो, ये इनकी सर्वोच्च चोटी है। मैंने लिखा था पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में वलन पड़ जाए तो ऐसे पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं। ये बहुत ऊंची होती हैं और ये बहुत फैली होती हैं। अगर हम बात करें फैलाव की, तो हिमालय पर्वत की तीनों श्रृंखलाओं को यदि आप जोड़ दीजिए तो लगभग 150 से 200 किलोमीटर चौड़ी हैं। ये लंबी देखेंगे तो 2500 किलोमीटर लंबी है। तो लंबाई और चौड़ाई और इनकी ऊंचाई तीनों क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि वलित पर्वत हमेशा क्या होते हैं? सर्वाधिक चौड़े होते हैं, सर्वाधिक लंबे होते हैं और सर्वाधिक ऊंचे होते हैं, है ना। इनकी एक विशेषता होती है। ये भूत के नवीन पर्वत होते हैं। ये क्या होते हैं? ये भूत के नवीन पर्वत हैं। ये भूत के नवीन पर्वत होते हैं, नवीन पर्वत होते हैं, नवीन पर्वत होते हैं। नवीन पर्वत होने की वजह से इसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। अवसादी दबाव के मोड़ पड़ने से ही इनका निर्माण होता है। अवसादी दबाव के निर्माण, अवसादी दबाव, अवसादी दबाव, अवसादी दबाव के कारण इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है। तो याद रखना है, बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत आसान तरीके से, चूंकि आपको यही जानना है, इनके उदाहरण ही जानना है। वलित पर्वत किसे बोलेंगे? जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में आंतरिक शक्तियों के द्वारा जब चट्टानों में बलन पड़ने लगे तो ऐसे पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। ये बहुत फैले होते हैं, बहुत विस्तृत होते हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत तथा सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले पर्वत होते हैं, है ना। और ये भूत के नवीन पर्वत होते हैं, इसलिए नवीन वलित पर्वत के उदाहरण कहलाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि ये नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत के क्या है? नवीन वलित पर्वत के उदाहरण, नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो सारे पर्वत हैं नवीन वलित पर्वत के क्या है? उदाहरण मित्र। तो आगे चला जाए, ये नवीन वलित पर्वत से संबंधित बातें हो गई, अर्थात वलित पर्वत से बातें यहां पर हो गई। अब देखिएगा, यहां पर जो निर्माण होगा, चाहे कोई भी पर्वत हो, चाहे वलित पर्वत हो, चाहे वलित पर्वत की बात करिए, चाहे मिश्रित पर्वत की बात करिए, चाहे गुंबदाकार पर्वत की बात करिए, किसी भी पर्वत की बात करिए, सभी पर्वतों में संपीड़न बल, खिंचाव बल, ज्वालामुखी उद्गार, अपर्दन के प्रभाव से ही इनका निर्माण होगा। तो निर्माण होगा, तो इसीलिए निर्माण प्रक्रिया इसे बोला गया है। तो याद रखना है ये बात। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पर, ब्लैक पर्वत या अवरोधी पर्वत, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट क्लियर है। अगले चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उदाहरण याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए पॉइंट नंबर तीसरा, ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? पहले ब्लॉक पर्वत की बात कर लेते हैं। ब्लॉक पर्वत, ब्लैक पर्वत क्या होता है पहले हम इसकी बात करेंगे। पहले इसका अर्थ समझते हैं, ब्लैक पर्वत है क्या। ब्लैक पर्वत का निर्माण खिंचाव के कारण
दरार या भ्रंश पड़ जाने के कारण कुछ भाग ऊपर तथा कुछ भाग नीचे हो जाता है। तो जब कुछ भाग ऊपर होगा, कुछ भाग नीचे हो जाएंगे, तो ऐसे भाग को ही हम ब्लॉक पर्वत बोलते हैं या अवरोधी पर्वत इसे बोलते हैं। दरार के जो दरार बनता है, दरार के समीप ऊपर उठे भाग को ही ब्लॉक कहा जाता है। दरार जो बनता है, दरार के समीप ऊपर उठे भाग को ब्लॉक कहते हैं, है ना। जैसे समझिएगा, अगर यहां पर एक पर्वत श्रृंखला ये बनी हुई है और यहां पर कुछ भाग धंस गया हो और एक भाग ये बना हो, है ना, तो आप समझिएगा यहां पर जो प्रक्रिया बन रही है ये ब्लॉक का बन रहा है। ठीक, कहने का मतलब क्या, तनाव शक्ति के द्वारा इस जो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है तनाव शक्ति के द्वारा होता है, टेंशन फोर्स होता है। एक बल इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रहा है, ये दोनों जब खींचेंगे तो बीच का भाग धंसेगा, है ना। तो यहां पे एक दरार का निर्माण होगा। तो यही ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव की शक्तियों द्वारा होता है, तनाव बल के द्वारा होता है, टेंशन बल के द्वारा, खिंचाव के कारण दरारें पड़ जाती हैं। जब दो बल, जब एक बल एक इधर खींचे और एक बल इधर खींचे तो इसी को हम तनाव बल कहते हैं, और बीच में क्या होगा, क्रैक होगा, तनाव हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, खिंचाव बोलते हैं। खिंचाव के कारण दरार या भ्रंश पड़ जाने के कारण नीचे धंस जाती हैं कुछ चट्टानें। तो जब नीचे धंसेंगे दरार बने, तो दरार के समीप जो भाग ऊपर उठा होगा, दरार के समीप जो भाग ऊपर उठेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दरार या भ्रंश के कारण भ्रंशोत्स भी कहा जाता है। दरार और भ्रंश के कारण इसे एक नाम देते हैं, भ्रंशोत्स बोलते हैं, भ्रंशोत्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, भ्रंशोत्स। भ्रंशोत्स बोलते हैं, भ्रंशोत्स बोलते हैं इसको। भ्रंशोत्स पर्वत इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, भ्रंशोत्स बोलते हैं। भ्रंश के कारण इसका नाम क्या पड़ा, भ्रंशोत्स पर्वत बोलते हैं, भ्रंशोत्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो भ्रंशोत्स पर्वत भी इसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा, भ्रंशोत्स पर्वत पूछा जाएगा कौन सा होता है, तो ब्लॉक पर्वत को ही भ्रंशोत्स कहते हैं। अब जैसे उदाहरण समझिए इसका कौन सा है। दरार या भ्रंश के कारण भ्रंशोत्स पर्वत कहा जाता है, ये बात क्लियर है। अब कौन कौन से पर्वत ऐसे हैं जो ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत, देखिए ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत या इसी को अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। तीन नाम इसके आते हैं, अवरोधी पर्वत। तो याद रखिएगा इसको, ये जो उपनाम है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें दिमाग में बना के रखना है। कौन कौन से पर्वत इसके उदाहरण होंगे, इनकी बात करते हैं हम लोग। कौन कौन से पर्वत इसके उदाहरण, जैसे वासजेस की बात करें, फ्रांस में वासजेस, फ्रांस, वासजेस कहां पे स्थित है, फ्रांस में। फ्रांस कहां पर भैया, तो ये यूरोप में है। फ्रांस कहां पे है, यूरोप। पहला उदाहरण भ्रंशोत्स पर्वत का पहला उदाहरण कौन सा, वासजेस। यदि हम दूसरे की बात करें, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट, यह किसका उदाहरण है, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है, और जर्मनी कहां पे है, यह भी यूरोप में। अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें तो विंध्याचल पर्वत, कहां पे, भारत में। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत ये कहां पे है, यह है भारत में, है ना, तो याद रखना। चौथे पर्वत की अगर हम बात करें, सतपुड़ा पर्वत, ये भी कहां है, भारत में। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ये कहां पे है, भारत में। अगर हम अगली पर्वत की बात करें तो जैसे सियरा नेवादा, अगला कौन सा है, सियरा नेवादा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला कौन सा, सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये कहां पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सियरा नेवादा। साल्ट रेंज की बात करें, पाकिस्तान, साल्ट रेंज, साल्ट रेंज कहां पे है, पाकिस्तान। ये सब भ्रंशोत्स पर्वत या अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है ना। तो ये जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको हमको याद रखना है। वासजेस हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, सतपुड़ा हो गया, सियरा नेवादा हो गया और साल्ट रेंज हो गया, सियरा नेवादा। चलिए, तो ये हमारे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हैं। कौन से पर्वत हैं, ये ब्लॉक पर्वत हैं, तो इनको याद रखना है। इसी के आगे हम लोग
देखिएगा, ब्लैक पर्वत को ही भ्रंशोत्स पर्वत कहते हैं। ब्लैक पर्वत को क्या बोलते हैं? भ्रंशोत्स पर्वत कहते हैं। इसी को हम अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। और इसे अवरोधी के साथ साथ इसे अवरोधी पर्वत के साथ साथ अवरोधी पर्वत के साथ साथ इसे हम भ्रंशोत्स भी कहते हैं। तो अब देखिएगा, हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, अगला है गुंबदाकार पर्वत। कौन सा? गुंबदाकार। अगला पर्वत है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार को डोम माउंटेन बोलते हैं, DOME, डोम माउंटेन। ये पर्वत क्या होता है, इसको भी देखिएगा। गुंबदाकार ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण की उत्पत्ति होती है। किसके कारण होती है? ज्वालामुखी क्रिया। देखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया और स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। किसके कारण होती है? ज्वालामुखी के द्वारा और स्थल के उभार के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। अब जैसे गुंबद बन जाता है, स्थल का उभार होगा तो एक गुंबदाकार आकृति बनती है। ज्वालामुखी क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए अगर इस क्षेत्र में कहीं ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो ये जो उद्गार होगा तो यहाँ पे जो टीले बनेंगे वो कैसे बनेंगे? यहाँ पे देखिए गुंबद के आकार का निर्माण हो रहा है, तो ये गुंबदाकार बनते हैं। अब इनका उदाहरण यदि आपको जानना है कौन कौन सा होगा, तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का हेनरी पर्वत, ठीक है ना, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका का हेनरी पर्वत, इसका प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का हेनरी पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका का हेनरी पर्वत। ऐसे पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक हिल्स, दक्षिणी डकोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी डकोटा एक प्रांत है। कहां पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक हिल्स उसका नाम है। क्या नाम है? ब्लैक हिल्स नाम है, याद रखना है। ब्लैक हिल्स नाम रखना है, याद रखना है। और उसके बाद आगे देखिएगा, पहला तो है संयुक्त राज्य अमेरिका का हेनरी पर्वत, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लैक हिल्स, और तीसरा है एडिरेट पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका में वो भी है, एडिरेट पर्वत, है ना। एक उदाहरण और लिख लीजिएगा, जैसे बिंगहॉर्न पर्वत, यूएसए का ही है। बिंगहॉर्न पर्वत यूएसए का ही कौन सा? बिंगहॉर्न पर्वत, है ना। बिंगहॉर्न पर्वत यह किसके उदाहरण है मित्रों? यह सब जो है गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण है। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा स्थल में जब उभार आती है तो इसी कारण इसकी उत्पत्ति होती है मित्रों। ऐसे पर्वत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? संग्रहित या जिसको आप बोलते हैं एक्यूमुलेशन माउंटेन बोलते हैं, संग्रहित पर्वत की बात करते हैं। संग्रहित पर्वत, बात होगी संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत किसे कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार के से निकले लावा, विखंडित पदार्थ, लावा चूर्ण के क्रमबद्ध एकीकरण के फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। अर्थात समझिएगा, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है मित्रों, तो ज्वालामुखी उद्गार में मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, विखंडित पदार्थ निकलते हैं, चूर्ण निकलते हैं,
और उनका जो क्रमबद्ध रूप से एकत्रीकरण होता है और उनसे जो पर्वत का निर्माण होता है उसी को हम संग्रहित पर्वत कहते हैं। इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। तो आप संग्रहित पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ज्वालामुखी पर्वत, अर्थात ज्वालामुखी उद्गार से, समझिएगा इसको कैसे 2 लाइन में लिखेंगे ये भी ध्यान देना है। ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से निकले विखंडित पदार्थ, निकले विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार से निकले विखंडित पदार्थ मैग्मा, मैग्मा जिसे आप लावा बोलते हैं, धूल जलवाष्प, राख के क्रमबद्ध एकत्रित होने से, के क्रमबद्ध एकत्रित होने से, क्रमबद्ध एकत्रित होने से निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृति संग्रहित पर्वत कहलाती है। संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत कहलाती है। ज्वालामुखी पर्वत कहलाती है, पर्वत कहलाती है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा, यह कैसा पर्वत है? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, या इसी को आप संग्रहित या माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। तो याद रखना है, पहला जापान का फ्यूजियामा, जापान का कौन सा? फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, पहला जापान का फ्यूजियामा है। तो फिलीपींस का मियान है, फिलीपींस का मियान, फिलीपींस का मियान है। तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर का, इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका, कोटोपैक्सी, कोटापैक्सी इक्वेडोर का जो है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। विसुवियस इटली में, इटली का कौन सा होगा? इटली का विसुवियस। तो मित्रों याद रखिएगा, ये जो है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, इसे संग्रहित पर्वत कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उनसे जो भी विखंडित पदार्थ होते हैं, जो भी लावा होता है, जो भी चूर्ण होता है, उसके क्रमबद्ध एकत्रीकरण के द्वारा जो स्वरूप निर्मित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को संग्रहित पर्वत, उसी को संग्रहित पर्वत बोलते हैं। या आप उसी को क्या बोल सकते हैं? उसी को आप बोल सकते हैं कि यह जो है ज्वालामुखी पर्वत है। और ज्वालामुखी में फ्यूजियामा हो गया, मियान हो गया, कोटापैक्सी हो गया, विसुवियस हो गया। तो ये जो महत्वपूर्ण है, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? मिश्रित पर्वत की। ठीक है ना? चलिए अगला है मिश्रित पर्वत। अब हम बात करेंगे मिश्रित पर्वत की। अगला देखिएगा, मिश्रित पर्वत किसे कहा जाता है? इसी मिश्रित पर्वत को जटिल पर्वत कहते हैं, कॉम्प्लेक्स माउंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी का एक नाम है जटिल पर्वत, जटिल पर्वत। इसी को कॉम्प्लेक्स माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स माउंटेन, कॉम्प्लेक्स माउंटेन कहा जाता है, COMPLEX, COMPLEX। कॉम्प्लेक्स माउंटेन बोलते हैं, जटिल पर्वत बोलते हैं, या मिश्रित पर्वत बोलते हैं। जटिल का मतलब, मिश्रित का मतलब मिला हुआ भाग। सामान्य शब्दों में समझिए, जो मिले हुए पर्वत होते हैं उन्हीं को हम जटिल बोलते हैं, उन्हीं को मिश्रित बोलते हैं। अब जैसे जब किसी पर्वत में कई प्रकार की विशेषताएं सम्मिलित, कई प्रकार की विशेषता,
तो उसे हम जटिल पर्वत कहते हैं। या इसका निर्माण आग्नेय चट्टान से, अवसादी चट्टान से रूपांतरित तीनों चट्टानों से मिला हो, मिश्रित कहते हैं। जब किसी चट्टान पर्वत में कई प्रकार की क्या पाई जाती हो, विशेषता पाई जाती है, कई प्रकार की विशेषताएं सम्मिलित हो। जैसे एक चट्टान ऐसी है जिसमें आग्नेय चट्टान है, जिसमें रूपांतरित चट्टान है, जिसमें आग्नेय चट्टान है, जिसमें कायांतरित चट्टान है। सभी चट्टानों का मिश्रित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, जटिल पर्वत बोलते हैं, उसी को मिश्रित पर्वत बोलते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान के द्वारा निर्मित सियरा नेवादा यूएसए का उदाहरण के रूप में समझिएगा। इसको अगर एक लाइन में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिन चट्टानों का निर्माण या जिन चट्टानों में या जिन पर्वतों में कई विशेषताएं सम्मिलित हों, जिन पर्वतों में कई प्रकार की विशेषताएं सम्मिलित हों, उसे मिश्रित पर्वत कहते हैं, उसे मिश्रित पर्वत कहते हैं। क्या बोलेंगे, मिश्रित पर्वत बोलते हैं, मिश्रित पर्वत कहते हैं। ये तो एक सामान्य बात हो गई, लेकिन समझिएगा बात को ये समझना है यहां पे कि क्या कई प्रकार की कौन सी विशेषता होगी। जैसे उसमें आग्नेय चट्टान उसमें मिली हो, जैसे उसमें रूपांतरित चट्टान मिली हो, जैसे उसमें अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हो। तो जिन चट्टानों में बहुत सारी विशेषताएं सम्मिलित होंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। तो मिश्रित का उदाहरण जो मित्रों है वो है सियरा नेवादा, आग्नेय चट्टान है और ये यूएसए में है ना, सियरा नेवादा यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान है, कहां पे है, यूएसए में है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ये कहां पे, सियरा नेवादा यूएसए में है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद व्हाइट पर्वत, ये रूपांतरित चट्टान है, यूएसए में ये भी है। व्हाइट पर्वत ये किसका उदाहरण है, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान बताइए कहां पे है, यूएसए में। ये कहां पे स्थित है, यूएसए में स्थित है। तो मित्रों मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद एनाकोंडा, आग्नेय प्लस रूपांतरित दोनों है। एनाकोंडा ये आग्नेय और रूपांतरित दोनों है, ये भी यूएसए में। एनाकोंडा पर्वत जो है यह आग्नेय और रूपांतरित का मिश्रित रूप है। ये कहां पे है, यूएसए में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, कहां पे स्थित है मित्रों, ये यूएसए में स्थित है। तो इस बात को ध्यान देना है, ठीक है, ये यूएसए में स्थित है। तो ये हमारे जो है मित्रों ध्यान देना है, ये किसके उदाहरण हो गए, ये हो गए हमारे मिश्रित पर्वत के। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, अब हम लोग लास्ट की बात करेंगे, अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या होता है। चलिए, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे अरावली पर्वत है ना, सतपुड़ा पर्वत है। आगे बढ़ते, ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगले बात करते हैं, अगली श्रृंखला की बात, अगले पर्वत की बात करते हैं। जैसे अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है, इसको भी समझते हैं। बचा हुआ भाग, अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ भाग। जब अपरदनकारी शक्तियों द्वारा मौलिक पर्वत में घर्षण या टकराव होता है या कटाव होता है, तो इसके अवशिष्ट भाग कटकर नीचे गिर जाते हैं और ऐसे पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। ऐसे पर्वत क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। फिर समझिएगा, जब अपरदनकारी शक्तियों द्वारा मौलिक पर्वत में घर्षण या कटाव होता है, जो मूल पर्वत होता है उसमें घर्षण हो और कटाव होता है, तो इससे अवशिष्ट भाग जो होते हैं वो कटकर नीचे गिर जाते हैं और ऐसे पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जो कट करके नीचे गिरे और बचा हुआ भाग अवशिष्ट कहलाता है। बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, अवशिष्ट कहलाता है। तो जो पर्वत का अवशिष्ट होता है
या घर्षण पर्वत इसे कहते हैं, या इसी को अवशिष्ट कहते हैं। जो पर्वत का अवशिष्ट भाग होता है, जो बचा होता है, उसी को ही हम अवशिष्ट बोलेंगे, या उसी को हम घर्षण पर्वत बोलेंगे, है ना। मतलब अपर्दन हुआ, उसमें घर्षण हुआ, और घर्षण होने के बाद उसमें जो भाग हुआ कट के नीचे गिर गया, तो घर्षणकारी कहलाएगा, अवशिष्ट कहलाएगा, बचा हुआ भाग कहलाएगा। जैसे विंध्य हो गया, जैसे अरावली हो गया, जैसे सतपुड़ा हो गया, जैसे महादेव हो गया, जैसे पश्चिमी घाट हो गया। तो ये जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये कैसे हैं, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है मित्रों। तो याद रखना है कि जब अपर्दन का मतलब कहने क्या है, अपर्दन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्वत है, अपर्दन शक्ति उसमें लग रही है, अपर्दन के द्वारा मौलिक पर्वत में घर्षण या कटाव हो, अपर्दन के द्वारा मौलिक पर्वत में, मौलिक पर्वत में घर्षण या कटाव हो, घर्षण या क्या हो, कटाव हो, घर्षण या कटाव हो, तो कटाव होगा तो जहां भी घर्षण होगा तो उसके अवशिष्ट भाग कटकर नीचे गिरेंगे, कटाव हो। तो अवशिष्ट भाग क्या होते हैं, अवशिष्ट भाग कटकर नीचे गिरते हैं, तो बचे हुए भाग को हम अवशिष्ट बोलते हैं। नीचे बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट बोलते हैं। नीचे गिर जाते हैं तो ऐसे पर्वत को अवशिष्ट बोला जाता है। आप इसी को घर्षणकारी पर्वत भी बोल सकते हैं, घर्षणकारी पर्वत भी कहा जाता है, घर्षणकारी पर्वत कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत या घर्षणकारी पर्वत इसे कहा जाता है। अब समझिएगा, घर्षणकारी पर्वत कहा जाता है। अब जैसे कौन कौन से पर्वत इसके अंतर्गत आएंगे, तो विंध्याचल पर्वत आ जाएगा इसके अंतर्गत, विंध्याचल आ जाएगा, सतपुड़ा आ जाएगा, अरावली आ जाएगा, पश्चिमी घाट आ जाएगा, है ना। ये सब जो है इसके प्रमुख उदाहरण हो जाते हैं। पश्चिमी घाट आएगा, पारसनाथ की पहाड़ी आ जाएगी, है ना। ये सब इसी के उदाहरण हैं, पारसनाथ की पहाड़ी, तो ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको दिमाग में बना के रखना है कि अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं। तो ये सारे अवशिष्ट पर्वत के ही क्या हैं, उदाहरण है। चला जाए आगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की, ठीक है। चलिए देखते रहिए आप लोग, और कंटिन्यूअस जैसे आपको बताया गया है उसी तरीके से इसको कंटिन्यू करिए। चलिए मित्र, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी चलिए देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे दूसरे सेगमेंट की पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर ध्यान दीजिएगा, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। 3 प्रकार था, ये तीसरा पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा आपने पढ़ा अभी। अब मैं इसको यहां पे देखिएगा 4 भागों में विभाजित कर देता हूं। पहला प्री कैम्ब्रियन और दूसरा कैलेडोनियन। यहीं पर एक मैप बना दूंगा, ऐसे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
पहला है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। दूसरा है कैलिडोनियन, कैलिडोनियन। तीसरा है हर्सियन और चौथा है पहला है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा है कैलिडोनियन, तीसरा है हर्सियन और चौथा है अल्पाइन। अल्पाइन। अब देखिएगा, ये जो है निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का जो वर्गीकरण हुआ वो 4 भागों में वर्गीकरण है मित्रों। इन 4 भागों को हम लोग देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 क्रम है। अब हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम प्री कैम्ब्रियन की बात करते हैं। ये 4 अरब से लेकर के 59 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। 4.0 अरब है ना, इसको अब बोल सकते हैं 4.0 अरब। 0 अरब से लेकर के 59 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। 59 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, प्री कैम्ब्रियन युग है ना। इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत इसी को आप बोल सकते हैं चर्नियन पर्वत। क्या बोलते हैं, इसमें जो भी पर्वत आते हैं उनको हम चर्नियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर्नियन पर्वत भी बोल सकते हैं, चर्नियन। जैसे कैलेडोनियन पर्वत है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चर्नियन पर्वत भी बोल सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सा है, जैसे अल्गोमन है ना, अरावली, एडलेसी, किलार्नियन, ये जितने भी हैं है ना। लारेंसिया पर्वत, जैसे यूएसए का लारेंसिया, लारेंसिया ये कहां का पर्वत है, यूएसए। लारेंसिया है यूएसए का। अल्गोमन, अल्गोमन ये भी कहां का है, यूएसए का। ये दो जो है यूएसए का। अरावली जैसे भारत का है, अरावली कहां का है, भारत। ये भारत है, ये यूएसए है, ये यूएसए है ना। जैसे प्री कैम्ब्रियन चर्नियन काल पर्वत जिसे बोलते हैं, 4 अरब से लेकर के 59 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। ये पर्वत श्रृंखला जो है इसी के अंतर्गत आती है, प्री कैम्ब्रियन। पुरानी पर्वत श्रृंखला, अरावली का नाम आपने सुना होगा। अरावली एक पुरानी बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को कहा जाता है ना, तो याद रखना है इसको। प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। किलार्नियन उत्तरी अमेरिका, किलार्नियन ये भी किलार्नियन, किलार्नियन कहां की है, यूएसए की। तो इसको याद रखिएगा, ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। फेनोस्कैंडियन, 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 स्कैंडियन ये कहां की है, यूरोप की। तो इसको याद रखें, ये जो है महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कैलिडोनियन की, जिसको पेलियोजोइक महाकल्प भी कहते हैं। कैलिडोनियन को क्या बोलते हैं, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक महाकल्प बोला जाता है इसको, महाकल्प। अब जो इसका समय सीमा है मित्रों, वो 50 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। 50 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। अब इसकी कुछ प्रमुख उदाहरण है, उनकी भी बात हम यहाँ करेंगे। कौन कौन से इसके प्रमुख उदाहरण है उनकी बात करते हैं। देखिएगा 50 से 36 करोड़, जैसे स्कैंडिनेवियन, भारत का विंध्याचल, महादेव, सतपूर्णा है ना। स्कैंडिनेवियन यूरोप में है। स्कैंडिनेवियन कहां पे है, यूरोप में है। भारत का विंध्याचल, जैसे विंध्याचल।
ये कहां पे है? भारत में। विंध्याचल कहां पे मित्रों? भारत में। अब उसके बाद समझे, महादेव और सतपुड़ा ये भी भारत में है, जैसे सतपुड़ा, जैसे महादेव, ये कहां पे है? ये सब दोनों भारत में हैं। तो मित्रों इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलेडोनियन, प्री कैम्ब्रियन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हर्शियन की, जो 28 से 24 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। इसको पेलियोजोइक महाकल्प कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पेलियोजोइक महाकल्प कहते हैं। ये भी पेलियोजोइक के अंतर्गत आता है, ये भी पेलियोजोइक के अंतर्गत है, वो भी हर्शियन जो है ये भी पेलियोजोइक के अंतर्गत आएगा। पर्मियन, लास्ट में पर्मियन की बात यहाँ पे आ जाती है। तो पेलियोजोइक, 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 इसका जो समय सीमा है पेलियोजोइक महाकल्प का, ये जो हर्शियन के रूप में जो देखा जा रहा है वो 28 से 24 करोड़ वर्ष पूर्व है। 28 से 24 करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रृंखला आती है मित्रों, उनको भी हम देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसकी जो प्रमुख श्रृंखला है उनकी बात करें, जैसे ब्रिटेनी फ्रांस का, ब्रिटेनी, ब्रिटेनी ये कहां का है? फ्रांस का। वासजेस भी इसी का उदाहरण है। वासजेस, वासजेस किसका उदाहरण है मित्रों? इसी का उदाहरण है वासजेस। ब्लैक फॉरेस्ट, आल्पस, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, आल्पस यूरोप का, ये सब इसी के उदाहरण है। यूरोप महाद्वीप में अपलेशियन पर्वतमाला, ध्यानशान, यूराल, ये सब इसी के हैं। यूराल, ध्यानशान, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब जो है पेलियोजोइक महाकल्प के, हर्शियन युग के ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अल्पाइन की, जो क्रिटेशियस युग की बात है। अल्पाइन कब की है? या क्रिटेशियस युग, किसकी बात है? क्रिटेशियस युग की। तो इसको भी देख लेते हैं। क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग की बात हो रही है यहाँ पे। जो इसका समय सीमा है मित्रों, जो समय सीमा 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। कितना? 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व की बात, करोड़ वर्ष पूर्व की बात है मित्रों। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला, उनकी उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। जैसे समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं इसमें भी आती है, क्रिटेशियस युग में भी। जैसे अराकान-योमा म्यांमार का, जैसे अराकान-योमा, ये कहां पे मित्रों? ये है म्यांमार, है ना। अराकान-योमा बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है, अल्पाइन पर्वत का अराकान-योमा, है ना। तो इसको याद रखना है, अराकान-योमा म्यांमार। रॉकी एंडीज, आल्पस, ये सब इसी के उदाहरण है। रॉकी एंडीज, आल्पस, ये सब किसके उदाहरण है? इसी के उदाहरण है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, इत्यादि। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आल्पस यूरोप में है, रॉकी और एंडीज, रॉकी जो उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ये म्यांमार में। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है ना। तो ये हमारे महत्वपूर्ण है, जो आपको मैंने पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण बताया है मित्रों। उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और आज की कक्षा मित्रों यहीं पर समाप्त होगी, क्योंकि लंबी क्लास हो चुकी है। बहुत लंबे समय से पूरा पर्वत का सेगमेंट समाप्त किया है मैंने। अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपको साफ ना दिख रही हो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, चीज़ों को और क्लियर आप देख पाएंगे। थोड़ा सा नीचे कट रहा था, मुझे देखने से लगा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, चीज़ें क्लियर रहेंगी। उम्मीद है सबको समझ में भी आया है। बहुत आराम से पढ़ाया गया, धीरे धीरे, कोई समस्या नहीं है। तो टीजीटी पीएचडी क्लास मित्रों ऐसे ही चलेगी, उसमें जल्दीबाजी नहीं होती है। बहुत आराम से एक एक चीज़ को सोच के बताना पड़ता है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, उसके लिए दिमाग लगता है ना। तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। और आज की वीडियो यही समाप्त होती है मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।